तो आइए क्लास, आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो मेन पर्पज होता है बेटा जी, वो होता है आपको आपकी टॉपिक का ड्राइवर बनाना। मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो थिंकिंग है या जो ऐसा हम सोचते हैं कि किसी भी आदमी को एक बार ड्राइविंग सिखा दी जाए और उससे फिर आजीवन गाड़ी चलवाई जाए। ठीक है, तो क्या होगा, चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, हमेशा चलाएगा। तो वैसे ही अगर आपको अपनी टॉपिक का ड्राइवर बनना है तो इस वीडियो को आपको स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले जाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में भी आएगा कि हम आपको किस तरीके का ड्राइवर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग, माउस क्यों है चल रहा है, हम लोग जो है सीधा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज exerted on it due to all other charges. Electric force is a two-body interaction, that is, electric force between 2 point charges is independent of presence or absence of other charges, and so the principle of superposition is valid. देखो इसमें बोला क्या है, जैसे इन्होंने ये कह दिया कि जो टोटल फोर्स है, इसकी बात इन्होंने किया, जो टोटल फोर्स है ये क्या है, वेक्टर सम है। ठीक है, तो टोटल तो सब जानते हैं, लेकिन जो वेक्टर सम है इस वाले पॉइंट को हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। ये समझ जाओगे फिर इसमें कुछ फंसने वाला नहीं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोले, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले, दोनों बातें एक ही हैं। इज अ टू बॉडी इंटरएक्शन, टू बॉडी इंटरएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स वैलिड है, एप्लीकेबल है, वो केवल टू बॉडी इंटरएक्शन के लिए। इंटरएक्शन दो तरीके का होता है, या तो वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे या फिर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका 2 पॉइंट चार्ज का, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, प्रेजेंस और एब्सेंस, किससे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, वैलिड है। ठीक है, सुपरपोजिशन की और डिटेलिंग और डिस्कसिंग हम लोग करेंगे आगे चल करके। क्लास 11 में थोड़ा सा आप वेब वाले में पढ़े होंगे, लेकिन आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, वेब ऑप्टिक्स में। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा कोई प्लेन हो गया और इस प्लेन में हमने सपोज किया कि हमारे पास ये जो चार्ज है वो Q1 है, और उसी सेम प्लेन में एक दूसरा चार्ज हमने क्या किया, प्लेस किया, और इसका चार्ज कितना है, Q2 है। ऐसे ही उसी सेम प्लेन में एक अनदर चार्ज हमने सपोज किया, Q3 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि थ्री चार्जेज है। अभी हम थ्री चार्ज को लेकर के दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एन चार्जेस पे। ठीक है, हमने सपोज किया कि इस पूरे के पूरे प्लेन में जो है हाँ सर, इस पूरे के पूरे प्लेन में जो है थ्री चार्जेज हैं। ठीक, तो जब ये थ्री चार्जेज हैं तो इन थ्री चार्जेज के बीच में हमें क्या करना है, टोटल फोर्स फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो वो केवल टू बॉडी इंटरएक्शन फोर्स होता है, मतलब दो चार्ज के बीच में ही लगता है, तीसरे से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा वर्क क्या है, तो इसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं एक रेफरेंस फ्रेम। क्या ले लिया हमने, एक रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम का मतलब ये होता है कि जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वहां पर उसकी डिस्टेंस दिखाई जाती है।
ठीक है, डिस्टेंस मतलब कि ये सिटी यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक। तो वो एक चौक से दूसरे चौक की डिस्टेंस होती है। तो जो उसका चौक होता है उस सिटी का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो तो बहुत दूर से लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस जीरो होती है उसके एक शहर के चौक से दूसरे शहर के चौक पे जब आप पहुंचते हो, तो उस कंडीशन में उसका एक रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया, चौक हो गया। तो बस ऐसे देखिए, ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हमने कितना सपोज कर लिया, R1। इस ओरिजिन से इसका भी पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R2। और इस ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, R3। ठीक है। अब चलो देखो, इस चार्ज Q1 पर Q3 की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा। और ये जो फोर्स होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा F12। कौन सा फोर्स होगा बेटा जी, F12, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे Q2 और Q3 की Q1 सॉरी, नहीं ये तो 3 की वजह से था ना। तो अ, ये हो जाएगा F13, ठीक। और Q1 Q2, तो Q2 की वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा, हम्म, देखो, ठीक है। तो Q1 की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा F1, F12। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स चार्ज Q1 पर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ये दूसरा वर्टिकली लग रहा है। अब क्या होगा, ये जो चार्ज Q1 है ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एक नेट फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा। तो वो नेट फोर्स हम लोग निकालते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा कि ये इसके डायगोनल के अलोंग, जैसे इसका हम इसको क्या करते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इसको ऐसे कंप्लीट कर देते हैं और इनको भी ऐसे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया, और ये जो फोर्स होगा ये नेट फोर्स होगा, किसके अलोंग होगा, F1 कह देंगे इसको, ठीक। तो अब ये F13 है, ये F12 है, तो ये भी F12 होगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F12 प्लस F13। और वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हम पे एरो लगा है, ऐसे एरो ये भी लग जाएगा। कुल मिलाकर के ये हो गया कि चार्ज Q1 पर, जो हमारा चार्ज Q1 है, इस चार्ज Q1 पर दो फोर्स लग रहे हैं, F12 और F13। तो इस पर नेट फोर्स कितना आ गया Q2 Q3 की वजह से, यहाँ पर फोर्स, नेट फोर्स ऑन या टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, F12 प्लस F13, ठीक है, F12 प्लस F13। अब सपोज किया जाए कि इस पूरे प्लेन में n चार्जेस हैं,
if there are n charges, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है n चार्जेस, अगर वहां पे टोटल चार्ज n हो तो उस कंडीशन में F1 इज इक्वल टू मतलब टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F15 प्लस वेक्टर F1n। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि नेट फोर्स की हमें पता चल गया। यही कंडीशन है आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बेटा जी जिन लोगों को तो ये क्लियर हो गया, डायग्राम समझ में आ गया, ये रिजल्ट समझ में आ गया, वो वीडियो को स्किप करके देख लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों बता दे रहे हैं, फिर समझा देंगे। अभी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हो तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी बात एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि देखिए, वेक्टर क्वांटिटी हमने फिजिक्स में 3 तरीके की क्वांटिटी पढ़ी थी, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो जैसे हमने सपोज किया कि एक वेक्टर, और जिनको ये टॉपिक क्लियर है तो वीडियो को स्किप करके देख लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, और जिनकी नहीं क्लियर है वो यहाँ पे समझ लेंगे। तो एक वेक्टर सपोज किया गया कि हमारे पास गिवन वेक्टर ए है, गिवन मैग्नीट्यूड और गिवन डायरेक्शन में हमने उसको प्लॉट कर लिया, और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर वी, जो कि इस तरीके से गिवन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को गिवन मैग्नीट्यूड और गिवन डायरेक्शन में, इसमें गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऐसे प्लॉट कर लिया। अब यहां पर होता क्या है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या फिर दूसरा नेम क्या होता है, इसका दूसरा नेम होता है टेल, और ये इसका क्या होता है, हेड। तो इसको हम हेड कहें या फिर इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर में इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या हेड और टेल, इस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई नेमिंग करते हैं, आइडेंटिफाई करके। तो ये तो हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट का इनिशियल पॉइंट। तो वेक्टर ए को गिवन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ड्रा कर दिए, और वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर यहाँ पे एक मुझे आशंका है कहीं ऐसा नहीं है कि डायग्राम हमारे तो उस पर आ रहा हो, तो इस वजह से काम करते हैं, इस डायग्राम को नीचे बना देते हैं। ठीक है, वो जितना बना है बना रहने दीजिए। तो जैसे कि अब ये दोनों वेक्टर आपका गिवन है, इसी का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेक्टर, सॉरी ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए को गिवन मैग्नीट्यूड और गिवन डायरेक्शन, गिवन मैग्नीट्यूड और गिवन डायरेक्शन में इसको हमने प्लॉट कर लिया। ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन करा दिए, तो ये वेक्टर वी हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आई पी हो गया, मतलब इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कराने वाला वेक्टर ही वेक्टर होता है।
इनिशियल को फाइनल से ज्वाइन कराने वाला वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होता है। इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोल दिया जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ये क्लास 11th में मोशन इन अ प्लेन में आपको पढ़ाया गया होगा। ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो वहां पर जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको दिखाया था, उसमें हमने मेनली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो किया है। ठीक है, क्या किए? पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये फोर्स हमारा क्या था? F13। तो इसके पैरेलल हमने F13 ये ड्रा कर दिया। उसके बाद ये फोर्स F12 था, तो ये फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या हुआ? एक वेक्टर इसके अलावा, दूसरा वेक्टर इसके अलावा, गिवन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो आएगा। यही रिजल्टेंट आपका F1 इक्वल टू क्या बन गया? F1 प्लस F13 प्लस F1। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, तो समझ में आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर का सम हम कैसे फाइंड करते हैं। इस तरीके से n चार्जेज होंगे पूरे स्पेस में, तो n टाइम्स हम इसको प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, तो अब चलो बातें भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसी से काम आपका चल ही जा रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है बेटा जी, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same size as small q placed at the centroid of the triangle? देखिए इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्ञान होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपको ये मालूम होना चाहिए जो सेंट्राइड बनता है ये क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है। तो अब हम सारे की बात ना करके सेंट्राइड का केवल इतना मतलब समझेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर मीडियन ड्रा कर दीजिए, तो जब मीडियन ड्रा कर देंगे तो तीनों मीडियन जाकर के ट्रायंगल के अंदर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट उसका सेंट्राइड होता है। आप ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है कि मीडियन होनी चाहिए, और मीडियन करती क्या है? जिस वर्टेक्स से आप उसको ड्रॉ करते हो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और जिस साइड पर जाकर के मिलती है उसको भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यही इतनी बात आपको इसमें एक्स्ट्रा समझनी थी, बाकी सब कुछ आपको पता है। बाकी पता ही है सेंट्राइड जो है वर्टेक्स और बेस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिलहाल उसको हम यूज भी नहीं करेंगे और ना उसको लेकर के चलेंगे, बस उस कॉन्सेप्ट का केवल इतना सा यूज होगा कि तीनों वर्टेक्स से जो सेंट्राइड है उसकी डिस्टेंस सेम होगी और तीनों के बेस से सेंट्राइड की डिस्टेंस सेम होगी। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम आपको करके दिखाते हैं तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो मुद्दे की बात यह है कि आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मीडियन हमने एडी ड्रा कर दिया, ऐसे ही बी से दूसरी मीडियन हमने डी ई ड्रा कर दिया, और ऐसे ही
यहां से एक मीडियन सी हम ड्रा कर दिया, ठीक है। तो जब तीनों मीडियन ड्रा किए तो जहां पर ये जा करके इंटरसेक्ट किए, यही पॉइंट आपका क्या हो गया, सेंटर। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्राइड। ये ट्रायंगल का सेंट्राइड हो गया। आल साइड इसकी एल है ही, फिलहाल उसके कोई मतलब ही नहीं है, और इसको नेम कोई दे देते हैं, चलो इसका नेम हमने दे दिया ओ, ठीक। तो अब इसमें होगा क्या, डायग्राम अगर समझ गए तो सब समझ जाओगे। इसमें होगा ये कि ए ओ इज इक्वल टू किसके होगा, बी ओ इज इक्वल टू किसके होगा, सी ओ के। और इसको चलो हम दे देते हैं आर, ये डिस्टेंस ले लेते हैं आर। एंड ऐसे ही जो आपका डी ओ है, जो आपका ई ओ है, और जो आपका एफ ओ है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। चलो इसको हमने ले लिया एक्स, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सारे एंड्स पर चार्ज क्या है, Q1 Q2 Q3, और सब इक्वल है किसके, स्मॉल क्यू के। तो चलो Q1 Q2 Q3 बिठा देते हैं। तो इस पर चार्ज कितना है, Q1, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, यहां पर चार्ज कितना है, Q2, और इसकी वैल्यू कितना है, यहां पर चार्ज कितना है, Q3, और वैल्यू कितनी है, Q। ओ पर चार्ज कितना प्लेस किया गया है, ओ पर चार्ज प्लेस किया गया है कैपिटल Q, ठीक है। और ये भी इक्वल है किसके, ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आप जानो, बाकी आगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब क्या हो गया है कि देखिए, ए ओ फोर्स, ए ओ निकाल लें हम, बी ओ निकाल लें, और सी ओ निकाल लें। ये तीनों फोर्स निकल जाए तब फिर आगे की बात करेंगे, अभी और इसके अंदर बातें करनी है। जैसे ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, ये 60, तो ये कंप्लीट एंगल तो 60 डिग्री का हो गया। लेकिन जैसे ही आपने मीडियन ड्रा किया, तो ये डिवाइड किस में हो गया, 30 और 30 में। क्योंकि मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स के एंगल को भी, और सामने वाली अपोजिट साइड को भी, जिस पर जाकर के मीट कर रही है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। देखिए जनरली एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ईच एंगल इज 60 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी हमें मीडियन ड्रा करनी है, क्योंकि तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, सेंट्राइड होगा, ठीक है। तो तीनों का हमने क्या किया, तीनों का वो ड्रा कर दिया, क्या नाम है, मीडियन, और जहां पे मिली उसको ओ, ओ को क्या बोल दिया जाए यहाँ पे, सेंट्राइड। यही आपका ये हो गया सेंट्राइड, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। एओ बी सी हमने बता ही दिया, वर्टेक्स से सेंट्राइड की डिस्टेंस, बेस से सेंट्राइड की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब ये एंगल 30 में डिवाइड हो गया। ये अगर जो भी लेंथ रहेगी तो एल, जैसे पूरी लेंथ एल थी, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, L/2, और ये वाली जो भी लेंथ है, ये भी क्या हो गई, L/2, ठीक। ठीक है, तो ये L/2 में डिवाइड हो गए। बहुत ज्यादा अब हाउच पाउच हम नहीं करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे फोर्स किसके बीच में, ए ओ के। तो एफ ए ओ निकालो। तो जब एफ ए ओ निकालोगे, तो एफ ए ओ, तो एफ ए ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन इसका ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इस फोर्स की वैल्यू हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। तो हमने आर लिया था इसलिए आर ऐसे बी ओ निकाल लेते हैं।
तो एफ बी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपका एफ बी ओ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बी ओ का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल हो गया? एफ के। ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे? एफ सी ओ। तो एफ सी ओ किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल हो गया? एफ। चलिए अब देखिए, जो आपका एफ वी ओ फोर्स है किसके अलाउंग होगा? इसके अलाउंग जो आपका एफ सी ओ फोर्स है, ये किसके अलाउंग होगा? इसके अलाउंग। अब ये दोनों के दोनों फोर्स इस पॉइंट पर एक इधर कर वर्क कर रहा है, एक इधर वर्क कर रहा है, तो इनका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे ओए के अलोंग ही तो होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30, ये 30 है 60, 180 में से 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 120। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे, दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेंगे ओए। तो देखो एफ, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर निकालना, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है, जैसे एक वेक्टर ए है तो ए स्क्वायर, दूसरा वेक्टर बी है तो बी स्क्वायर प्लस का 2ab और कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्या हो गया? ये ऐसे समझ लो, साइड में हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये हो गया, एक वेक्टर हो गया ए, और ऐसे ही दूसरा वेक्टर, ये हमारा हो गया क्या? वेक्टर वी। इन दोनों के वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, ये एंगल होगा क्या? थीटा, ठीक है। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। इसी एंगल थीटा की बात की है, तो बाकी इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से जाएगा? यहाँ से कहीं से जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा आर, और इसका एंगल वगैरह कुछ सपोज कर लेते हैं। ए के साथ कितना बनाता है मान लीजिए अल्फा, बी के साथ कितना बनाता है सपोज कर लीजिए बीटा, वो तो अलग, ओके, ठीक है। वो सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो चलो हमारे पास क्या है? एफ ओ ए। हमें क्या फाइंड करना है? एफ ओ ए। ये हो जाएगा अंडर रूल एफ बी ओ का स्क्वायर एफ सी ओ का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी ओ एफ सी ओ और कॉस थीटा। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो गया एफ ओ ए इज इक्वल टू
ये होगा एफ का स्क्वायर, ये भी होगा एफ का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2f इंटू एफ, और कॉस थीटा के रिप्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, 120 डिग्री। अब देखो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। इसको याद रखिएगा, बाकी निकालने का तरीका आपको सिखाया जा चुका है। तो यहाँ से एफ ओ ए, ये कितना हुआ, ये हो गया एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू -1 कितने के, 2 के। तो ये हुआ आपका एफ ओ ए इज इक्वल टू 2f स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, एफ ओ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल लेटर का एफ स्क्वायर, एफ ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ। अब जरा देखो, आपका एफ ए ओ भी एफ है और एफ ए ओ भी एफ है, मतलब डायग्राम से देख लेते हैं। जो एफ ए ओ है ये नीचे की तरफ है, और जो एफ ओ ए है ये ऊपर की तरफ है, और दोनों की वैल्यू वैल्यू क्या है, सेम। दोनों के दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। सेम का मतलब ये देखो, ये भी एफ है और ये भी एफ निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोनों की डायरेक्शन से अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या कहेंगे, बिकॉज या हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ए ओ एंड एफ ओ ए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट, एंड कहो या बट कहो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे will cancel to each other। ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट मतलब एफ ओ, एफ ओ कितना होगा, एफ ए ओ प्लस एफ ओ ए, मतलब क्या हुआ, एफ माइनस एफ, एक कट करके क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझे कि नहीं समझे, तो नेट फोर्स एफ ओ इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया।
अब देखो इस क्वेश्चन में टाइम लगा है, लेकिन बाकी जो अदर क्वेश्चन हैं उनमें टाइम्स नहीं लगेंगे भाई, उनमें टाइम्स नहीं लगना है। ये कैसे ओवरलैप हो गया भाई, कई क्वेश्चन लैग किए हैं क्या हैं? आह, ये तो मामला फंसा दिया भाई, लेकिन एक ही क्वेश्चन का फंसा है। तो इसका निदान अभी देखो कर देते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया फिर? ये इधर ओवरलैप किया है। तो खोल के नहीं रखे थे ये, पीडीएफ इसका ओपन करें। 0 हो गया, यही है। चलो अच्छा, चलो सही हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुआ ना, कोई कोई ओवरलैप नहीं किया। चलो कोई, तो अब हम लोग बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट का मामला गड़बड़ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो, there are three identical charges q are placed at the three corners of an equilateral triangle of side or find the resultant force at on any one of these। किसी एक पर रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड करना है, तो हो गया कि तीनों पे सेम ही आएंगे, तभी ऐसा कुछ इन्होंने दिया है। चलो कहीं भी फाइंड कर लेते हैं। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड, डायग्राम बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। और ये ले लेते हैं ए,
ये वर्टेक्स बी हो गया और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, सी हो गया। सभी पर क्या किया है इन्होंने, Q1 इज इक्वल टू क्यू यहाँ भी प्लेस किए हैं, Q2 इज इक्वल टू क्यू यहाँ भी प्लेस किए हैं, Q3 इज इक्वल टू क्यू यहाँ भी प्लेस किए हैं। किसी एक पर आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तीनों का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक पर आपको फाइंड करना है। चलो, ये एंगल कितने डिग्री का, 60। ये एंगल कितने डिग्री का, 60। ये एंगल कितने डिग्री का, 60। तो चलो इस एंड पे थोड़ा सा ड्रा करना आसान है, यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं। देखो, एक फोर्स तो आपका आ, हमने ड्रा कर लिया FAB, ये तो ये इधर का फोर्स कितना हो जाएगा, FAB हो जाएगा। चलो, ऐसे ही एफ सी बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये FCB हो गया। अब जरा देखो, ये एंगल कितने डिग्री का, 60। तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी 60 हो जाएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे ही इन दोनों के बीच से ऐसे जाएगा, ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक। ये रिजल्टेंट हो गया। चलो, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहीं भी निकालोगे सारी जगहों की सिचुएशन वही बननी है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आल है प्लेस पे हम करके दिखा, देखिए यहाँ पे भी करोगे तो ये आपका एफ बी सी हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, एफ ए सी हो जाएगा। तो ये इधर का फोर्स क्या हुआ, एफ ए सी। इधर का फोर्स क्या हो गया, एफ बी सी। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इतना एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा। ऐसे यहाँ करोगे तो सारी जगहों पे वैल्यू सेम ही आनी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब हम इसका एफ नेट फाइंड करें, ठीक। तो देखो, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ सी बी और कितना, कॉस 60 डिग्री। कितना, कॉस 60 डिग्री। चलो एफ ए बी सारा फोर्स निकाल लेते हैं। तो एफ ए बी कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन, साइड कितनी है, साइड की लेंथ आर है, आर पुट कर दो। ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है। तो ये हो गया आर स्क्वायर और इसी को हमने नेम दे दिया बेटा एफ। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, एफ सी बी। ये भी आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये भी फोर्स हमारा हो गया F। उठा करके ऊपर वाले में पुट कर दो, सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू क्या, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ और कितना, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है,
cos 60 की होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, ये वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। तो हमें एफ नेट कितना मिल गया, ये मिल गया f² प्लस f² प्लस 2f² इंटू 1/2। तो ये हुआ एफ नेट इज इक्वल टू f² प्लस f² प्लस f²। ये कितना हो गया 3f²। तो 3f² मतलब एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f√3। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू इंटू Q/r² और इंटू √3। यही आपका एफ नेट हो जाएगा। तो एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q² अपॉन r² इंटू √3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या निकालना, यही हमको आंसर ही लाना। चलो, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, consider three charges this place at the vertices of an equilateral triangle of side r, what is the force on each charge। तो यहाँ पे each charge पे आपको फोर्स निकालना है। दो क्वेश्चन हमने किया है, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्यों भाई, ठीक, तो चलो यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेना है, लेकिन यहाँ पर ईच कॉर्नर पे आपको, ईच कॉर्नर पे कितना फोर्स लगेगा वो बताना है, ईच वर्टेक्स पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कितना हो गया आर। ईच एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो आप जरा देखिए भाई, 60 60 सब ये हो ही गया। जब आप पहले वाले वर्टेक्स पे कितना चार्ज है, तो सपोज कर लेते हैं Q1 इक्वल टू क्यू। इसको हम लोग Q1 सपोज करें या QA सपोज करें, इसको चलो Q2 इक्वल टू हमने नेम दे दिया। और ये जो आपका Q3 QC पे चार्ज है, ठीक है, ये Q3 इज इक्वल टू माइनस का Q। आप सबके बीच में फोर्स डिवाइड कर लेते हैं फटाफट, बस अब और कोई काम नहीं बचा। डायग्राम क्लियर, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। चलो, अब जरा देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा। मतलब क्या हो गया कि ये एफ सी ए की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, एफ सी ए की डायरेक्शन ये होगी। चलो, अब यहाँ पे देखो एफ बी सी की भी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है,
ये हो गया आपका एफ सी बी। यहां से एफ वी सी निकालो, तो इनके बीच में लाइक चार्जेस रेपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एफ ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, एफ ए बी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो ये फोर्स आपका कौन सा हो गया, एफ ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे फोर्स को देख लीजिए, जो आपका एफ वी ए होगा, ये फोर्स कौन सा होगा, एफ बी ए। और इधर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, एफ ए सी हो गया। ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। फिर हम चलो इनका जो रिजल्टेंट है, ये इनका जो रिजल्टेंट है ये वो इधर जाएगा। इनका जो रिजल्टेंट है इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा। ठीक है, ठीक है। चलो सबको, तो इस फोर्स को चलो नेम दे देते हैं F1, इसको नेम दे देते हैं F2, और इधर वाले फोर्स को नेम क्या दे देते हैं, F3। एक मिनट, एक मिनट भाई, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट का चलो, ठीक 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 कोई, यही होगा है, ठीक है। अब देखो बेटा, केवल सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बचा है, बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो F1 निकालते हैं। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस सब कुछ सेम है, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है कोई। एफ ए बी एफ ए सी सारे फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम। ठीक है, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहां से F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना, एफ बी एफ ए सी। तो ये होगा एफ बी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस एफ बी एफ ए सी, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 120। 120 उठा करके पुट कर दो। ठीक, तो अब ये फोर्स F1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
F1 की वैल्यू आ गई एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू अंडर रूट का एफ स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, एफ। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करते हैं F2। तो F2 में भी एंगल कितना बढ़ रहा है, 120। तो F2 भी सिमिलरली सेम ही है। एंड इसको हम नहीं निकाल रहे हैं फिर, एंड F2 इज इक्वल टू एफ के ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम फोर्स हो गए, ये डिफर है, इसको निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है F3, एंगल कितना है, यहाँ पे BC है, सी है। F3 चलो कैलकुलेट करते हैं। तो F3 इज इक्वल टू अंडर रूट एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 FC और एफ सी ए और कॉस कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ और कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/। तो F3 की वैल्यू क्या हुई, ये हो गया आपका एफ का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस का एफ स्क्वायर। ठीक है, तो F3 इक्वल टू क्या हुआ, ये आ गया 3F स्क्वायर। तो F3 को क्या लिख सकते हो, एफ अंडर रूट 3। इस तरीके से आंसर क्या मिल गया, FA इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F। ऐसे ही FB मतलब F2 इज इक्वल टू F। और और ऐसे ही FC इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F रूट 3। तो इस तरीके से क्या हुआ, तीनों फोर्स हमको तीनों वर्टेक्स में मिल गए। ठीक, अब देखो लाना क्या था, सॉल्व करके लाना तो हमको यही था, F1 इक्वल टू एफ, F2 इक्वल टू एफ एंड F3 इक्वल टू एफ रूट 3। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्सेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड पोर्शन 20 सेंटीमीटर। What should be the sign and magnitude of charge to be placed at the midpoint of the side BC so that the charge at A remains in equilibrium? ये लोग जो, ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, कि आपका आंसर, आंसर तो लिखा है। हम्म, हम्म, चलो इसको हम सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, आप लोग करिएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ हाँ, हमको स्पेसिंग यहाँ बनानी है। तो देखो ये क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट हम लोग करने चल रहे हैं, ये 2018 में 3 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए इसको कर लेते हैं। कह रहे हैं 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ अ साइड ए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो चलो ये हो गया, दूसरा जो है ये हो गया, और तीसरा जो है ये। तो ये पॉइंट हमने ले लिया ए, और ये पॉइंट हमने ले लिया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। ए पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सीरियल चल रहा है। इस पर टोटल चार्ज कितना है, इस पर चार्ज है कैपिटल क्यू, पॉइंट बी पर स्मॉल क्यू, और पॉइंट सी पर कैपिटल क्यू, और पॉइंट डी पर स्मॉल क्यू। आपको क्या करना है, इसी कैपिटल क्यू पे नेट चार्ज पता करना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे नेट चार्ज कैसे निकलेगा, इसी एक इंच पे निकालना है। चलिए देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट सी पे, यहाँ भी कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी कैपिटल क्यू है, तो इस पे निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं, यहाँ हमारे पास पर्याप्त स्पेस है। तो एफ बी सी की जो डायरेक्शन होगी, तो एफ बी सी बटा जी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये फोर्स आपका हो गया एफ बी सी। ऐसे ही एफ डी सी कितना होगा, ये ऐसे हो जाएगा, एफ, ये हो गया आपका एफ डी सी। और ये वाला जो चार्ज क्यू है, ये भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसके अलोंग भी इस पर फोर्स लगेगा। चलो अच्छा, इन इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल 3, 3 फोर्सेज लग रहे हैं। वो इसके रिजल्टेंट के अलोंग ही है, वो जो है इनके रिजल्टेंट के अलोंग ही है। तो पहले इनका रिजल्टेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो गया कि एक फोर्स ये भी लगेगा, ये कौन सा फोर्स हो गया भाई, डायगोनल के अलोंग ही, तो एक फोर्स लगना ही लगना है। ये फोर्स आपका हो गया एफ ए सी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा एफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट लिख लो, एफ रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है। जो यहाँ पर एफ रिजल्टेंट होगा, और जो आपका एफ एस सी है, दोनों दोनों क्या हो गए, सेम फोर्स हो गए। तो हमें निकालना है एफ सी पर। एफ सी किसके इक्वल होगा, वही इतना सम। तो एफ सी जो होगा वो उस रिजल्टेंट के और एफ ए सी के सम के इक्वल होगा। उसके केवल इतनी सी बात समझनी थी, बाकी तो चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखिए इस कैपिटल चार्ज क्यू पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका एफ डी सी हो गया, एफ बी सी हो गया, और एक है एफ ए सी हो गया। लेकिन जिस डायरेक्शन में एफ ए सी लग रहा है, उसी डायरेक्शन में एफ बी सी और एफ डी सी का रिजल्टेंट भी लगेगा, मतलब एफ रिजल्टेंट प्लस दोनों ये।
दोनों ये मिल करके यहाँ पर टोटल फोर्स अप्लाई कराएंगे। मतलब क्या हो गया कि जो कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स लग रहा है वो एफ सी है, और एफ सी पर है, एफ सी मतलब नेट फोर्स एट सी। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ रिजल्टेंट के, और प्लस हो जाएगा एफ ए सी के। ठीक है, तो चलो इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, बस उठा करके दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइड इनकी इन्होंने क्या दे रखी है, ए। तो ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये वाली जो साइड है ये भी ए है। और ये डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, साइड रूट टू। साइड रूट टू का मतलब हो गया ए अंडर रूट टू। बस सारी डिस्टेंस मिल ही गई, फटाफट निकाल लो। तो ये एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा अंडर एफ, एफ बी सी प्लस एफ डी सी। तो इसको अगर हम एफ ही सपोज कर लें, इसको भी एफ सपोज कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस और चार्ज सब कुछ सेम ही है। इसको भी हम सपोज कर लेते हैं, एफ सपोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ का स्क्वायर, पहले लिख लो, एफ बी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर प्लस टू एफ बी सी एफ डी सी, और कितना हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, प्लस एफ ए सी। चलो सॉल्व करो फटाफट। तो ये हुआ आपका एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस टू एफ इंटू एफ, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, प्लस क्या हो गया एफ ए सी। तो अभी इसको एफ ए सी रखे रहो, तो इसकी वैल्यू उठा के पुट। तो कुल मिलाकर के ये कितना आ गया, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये तो 0 हो ही जाएगा, ये इतना पूरा का पूरा क्या हो गया 0। तो ये आ गया अंडर रूट टू एफ स्क्वायर और प्लस किसका एफ ए सी की। ठीक, तो ये वैल्यू क्या हो गई, एफ अंडर रूट टू प्लस एफ ए सी। ठीक, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू। इनका, इसका भी यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये निकालोगे तो क्यू क्यू, ये निकालोगे तो क्यू क्यू, ये निकालोगे तो कैपिटल क्यू का स्क्वायर। एफ ए सी में दोनों कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पर ये भी कैपिटल ये भी कितना होगा कैपिटल क्यू। ठीक, तो पुट करो, पुट क्या करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू रूट टू और अपान किसके ए स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आपका कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। यहाँ से ज्यादा क्या कर सकते हो, अपान 1/a² कॉमन ले सकते हो, 1/a² कॉमन ले लो। तो जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपान a² बाहर ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा स्मॉल क्यू रूट टू
और प्लस का क्यू अपान टू। क्या लाना था जी? है तो ये स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू बाहर नहीं लिए हैं, तो आप भी अंदर भेज दो, उसमें क्या है भाई, आंसर मैच कराना है तो अंदर भेज दो। तो ये आपको एफ सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, एफ सी कहो एफ क्यू कहो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a², ये हो गया क्यू, कैपिटल क्यू √2 और प्लस का क्यू² अपान 2। यही हमको यही हमको सॉल्व करके लाना भी, ठीक है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो जरूर फिर से कमेंट करिएगा, बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा। अब कह रहे हैं 4 चार्जेज Q is equal to this, QB is equal to this, QC is equal to this, QD is equal to this are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? कितना क्वेश्चन हम लोगों ने किया? 4। तो ये हो गया 5 नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, कॉर्नर पे निकालना था और यहाँ पे इसके सेंटर पे निकालना है। तो इसके लिए भी एक स्क्वायर एबीसीडी ऐसे हम लोग बना लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। तो तो चलो भाई, सारे कॉर्नर पे चार्ज प्लेस किए गए हैं, वो भी प्लेस कर देते हैं। क्यू ए कितना है 2, क्यू ए की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 है, क्यू डी फिर, तो क्यू सी की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। तो इनके डायगोनल को, स्क्वायर के डायगोनल को आप ज्वाइन करा दीजिए। स्क्वायर के डायगोनल को हमने ज्वाइन करा दिया, तो जब स्क्वायर के डायगोनल को हम ज्वाइन करा देंगे, ये हमने देखो ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन करा दिया। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये है O, और यहाँ पर इन्होंने कितने का रखा है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज इन्होंने प्लेस कर दिया, ठीक है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी हो गया, डायग्राम बन गया, समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया, हल हुआ, ठीक है। सॉल्व हो गया, फटाफट डायग्राम में केवल लेवलिंग कर दो, काम खत्म। अब देखिए ये पॉजिटिव, तो जो आपका एफ सी ओ होगा वो इधर होगा, ठीक है। ऐसे ही जो एफ ए ओ होगा वो किधर होगा, इधर होगा, एफ ए ओ इधर होगा। इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगी, साइड इधर का 10 सेंटीमीटर, तो जब इसकी साइड ये भी 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको कुछ हम लोग सपोज करें, ठीक है। अभी सपोज कर लेंगे, चलो आर, इसको भी आर ले लिए, इसको भी आर ले लिए,
इसको भी हमने आर ले लिया, तो ये इतना पार्ट क्या होगा, r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2। अब इनके इनके बीच का फोर्स निकालिए यहाँ से। तो यहाँ पर जब इस फोर्स को निकालोगे तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, ये फोर्स इधर को, ये फोर्स इधर को, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। ऐसे यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, FAO एंड FCO दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, so they will cancel to each other, therefore along the AC there is no net force। क्या कहेंगे, because FAO and FCO are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, तो they will cancel to each other। ठीक है, therefore net force at O along AC is zero। सिमिलरली क्या होगा, ऐसे ही डीसी के अलॉन्ग पे नेट फोर्स क्या होगा, सिमिलरली सिमिलरली FO along CD also will be जीरो। ठीक है, दस दस नेट फोर्स कहाँ पर, एट ओ ड्यू टू चार्जेज 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर जीरो। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5, 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू +2 कूलम आर प्लेस्ड on 5 vertices of a regular hexagon of side L meters, find the magnitude of force on charge -q coulomb placed at the center of the hexagon। तो पहले हेक्सागन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो
तो ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, और क्या हो गया एफ। इसने क्या किया, 5 पॉइंट पर प्लस क्यू रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। और इन्होंने क्या किया, इसके सेंटर पे जैसे ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसके सेंटर पे भी इन्होंने क्या किया है, इसके सेंटर सेंटर पे कितना चार्ज रखे हैं, माइनस क्यू कूलम। यहाँ पर माइनस क्यू कूलम का चार्ज इन्होंने उठा करके प्लेस कर दिया। अब जरा देखो, इनकी इनकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर को लगेगा, इन दोनों की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर को लगेगा, इन दोनों की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इधर को लगेगा, ऐसे, ठीक है। और इनके अलोंग भी क्या होगा, ऐसे म्यूचुअल फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी इनके अलोंग ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये तो म्यूचुअल फोर्स है ही, ये कैसे फोर्स है, म्यूचुअल। अब यहाँ ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, बचेगा केवल एक सिंगल चार्ज। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को निकाल लेते हैं, काम खत्म हो गया। तो साइड इन्होंने कितनी दे रखी, एल। अब टोटल साइड कितनी है, 6। तो सेंटर पे पता लगाओ, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर पे बनेगा 360/6, 6 6 36। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का, 60 का, ठीक। ये साइड इस साइड की इक्वल होती ही है, तो ये एंगल इस एंगल के सेम होगा, तो x+x+60 मतलब क्या हो गया, ये भी 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर इसकी साइड कैपिटल एल है तो ये भी साइड क्या हो जाएगी, ये कैपिटल एल हो जाएगी। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स F इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q/L²। यही हुआ आपका 1/4πε0 और Q²/L²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q²/L², यही हमारा नेट फोर्स हो गया। चलो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर शायद 7 है, भाई देख लो एक बार। अच्छा, 1 2
तीन, चार, फोर हो गया, फाइव हुआ, सिक्स, ये हो गया सिक्स। सिक्स के बाद ये हुआ फिर आपका सेवन, और सेवन के बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एट। देखिए ये भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं है। ठीक है, एन फाइव नंबर ऑफ चार्ज ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, सो ऑन, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो देख लो भैया फटाफट, डायग्राम से सब कुछ क्लियर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं। ये हुआ, ये ओरिजिन हो गया, और ये तो आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और सेंटर पे कितना चार्ज इन्होंने ओरिजिन प्लेस किया है, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम होगा, कूलम है, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज इन्होंने यहाँ प्लेस कर दिया। पहला चार्ज कहाँ पे प्लेस किया गया है, 1 मीटर पे, तो चलो 1 मीटर हो गया। दूसरा कितने पे किया गया है, 2 मीटर पे, चलो 2 मीटर हो गया। तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस किया गया है, 4 मीटर, चलो 4 मीटर हो गया। तीसरा चार्ज कहाँ पे प्लेस किया गया है, 8 मीटर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि इस चार्ज से, जैसे ये मान लो कैपिटल क्यू है, ठीक है, तो इस चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये सब कुछ कर लो, R1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 हो गई, ऐसे इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R3 हो गई, और ऐसे ही इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये R4 हो गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, इसकी वजह से नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट, ये हो जाएगा ऐसे F1 प्लस F2 प्लस, तो ये निकालते चले जाओ, तो ये वैल्यू आपकी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू। तो क्यू क्यू का मतलब 1 इंटू 4, 1 इंटू कितना 4 माइक्रो कूलम है, 10 पावर -6 ये है, 1 और 10 पावर -6 ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, करते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं नहीं तो पता चलेगा कि कंफ्यूजन में रहोगे। देखो यहाँ पर हाँ, कितना चार्ज प्लेस किया गया है, 4 माइक्रो कूलम का। तो जब ये 4 माइक्रो कूलम का है, तो यहाँ पे फोर्स मान लीजिए F1 लगा, यहाँ का फोर्स F2 है, यहाँ का F3 है, और यहाँ का क्या है, F4। तो F नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, तो ऑन कहाँ तक गया है ये, इनफाइनाइट तक। तो F नेट इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं, Q1/R1 स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, Q2/R2 स्क्वायर, Q3/R3 स्क्वायर,
क्यू 4/r4²। ठीक है, तो ये हो गया 1/। तो क्यू कितना है? 1 × 10⁻⁻6। ये हो गया 4 × 10⁻⁻6 अपान 1² ऐसे ही। तो ये दोनों में सेम है ही, सब में सेम है ना। तो चलो अच्छा लिख लेते हैं एक में। फिर ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 2² प्लस ये हो गया 1 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 4²। उसके बाद ये हो गया 1 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 अपान 8² प्लस सो ऑन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये आपका एफ नेट कितना हुआ? यहाँ से 9 × 10⁻⁹ और -6 10⁻⁻, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻12। यहाँ से बाहर ले लो तो अपान में क्या बचा? 1/1² ब्रैकेट्स के अंदर में, 1/2², 1/4² 1/8² प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये आपका एफ नेट हो गया 9×4 = 36 × 10⁻⁻3। तो ये हुआ 1/1², 1/2²। 4 को क्या लिख सकते हो? 2। तो ये बना क्या रहा है? ये बना रहा है जीपी, 2², 4², 8²। ठीक है। हाँ, अगर इसको निकालोगे तो 1/4 आएगा, इसको भी निकालोगे तो चलो पहले सीरीज को चेक कर लेते हैं, क्या लेना देना। तो 1/4², 1/8², इनफाइनाइट सीरीज तो है ही। इसको चेक कर लेते हैं एपी है कि जीपी है। आर पहले निकालो। तो आर इज इक्वल टू होता है T2/T1। T2 बोले तो 1/2² अपॉन 1 दैट इज 1/4। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं T3/T2। तो T3/T2 में क्या होगा? 1/4² अपॉन 1/2²। तो ये 1/4² इंटू 2²/1। तो T3/T2 ये आ गया 1/4² इंटू 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है? 1/4। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट above given series are GP are infinite GP। कौन सी है? इनफाइनाइट जीपी। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? A/1 - R। पुट कर दो। तो इनका एस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 36 × 10⁻³ और ए की वैल्यू कितनी है? 1 अपान 1 - 1/4। तो ये एस इन्फिनिटी इनका हो जाएगा 36 10⁻³ इंटू, ये हो गया 1 अपान
3/4, अरे बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, 4 में से जब 4 में से 1 जाएगा 3, 4 ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला गया तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ और क्या आ गया 4/3, 3 1 3, 12 जा। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई, 48 इंटू 10⁻³ और यही आपका एफ नेट है। यही क्या है, एफ नेट है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका एफ नेट इज इक्वल टू एस इन्फिनिटी और यही हो गया 4.8 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, यही क्या हुआ आंसर। इसी के साथ ये भी समाप्त हुआ और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।